बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के इस लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स सिंपली फ्लो को कहते हैं, किसी भी चीज का किसी पार्टिकुलर सरफेस के थ्रू पास होना उसका फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है इट्स द मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दैट पास थ्रू द एरिया प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया रखेंगे, कोई सरफेस रखेंगे, उस सरफेस के अंदर से जितनी फील्ड लाइंस पास होती है हम इसको कहते हैं फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। मैथमेटिकली अगर इसको लिखा जाए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी इज a scalar product of two vectors because electric field lines b vectors हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया b वेक्टर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, एंड दैट इज EA cos थीटा। यहाँ पर A जो है एरिया वेक्टर है, और आप जानते हैं एरिया एक वेक्टर है, और अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो एक उसका मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल अगर इस ब्लैक बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक वेक्टर है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, और इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज आउटवर्ड, नॉर्मल टू दैट सरफेस। सो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो A है, और इसकी डायरेक्शन में एन यूनिट वेक्टर से दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो यहाँ पे जो मैंने थीटा लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल ऑफ दैट सरफेस के दरमियान है। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान ये एंगल है। याद रहे नॉर्मल जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कभी कभी ऐसे भी आपको कहीं पे नजर आ सकता है कि इस तरह लिखा हो E साइन ऑफ अल्फा, तो फ्लक्स इस तरह भी लिखा जा सकता है, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर मैंने साइन ऑफ अल्फा लिखा है। अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन है, तो एक प्लेन की दो डायरेक्शंस होती है, एक उसका नॉर्मल होता है और एक उसका प्लेन। सो प्लेन जो है, प्लेन इटसेल्फ नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। तो कभी कभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्लेन के साथ डिस्क्रिप्शन दी गई होती है कि जी प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, या सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, या एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमें ये एक्सप्रेशन यूज करनी होती है, अल्फा 90 डिग्री होगा। When plane is perpendicular to the field lines, it means alpha is 90 degree. But at the same time, theta is 0. क्यों? क्योंकि थीटा और अल्फा दो डिफरेंट एंगल है। अल्फा बनता है जी प्लेन के साथ, और थीटा बनता है नॉर्मल के साथ। जब फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि फील्ड लाइंस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और जब फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर है, या सरफेस के परपेंडिकुलर है, या प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि फील्ड लाइंस नॉर्मल के पैरेलल है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं। तो आगे जब हम फ्लक्स की मुख्तलिफ कंडीशन डिस्कस करेंगे उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ मजीद भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन इतना याद रहे कि इसको EA cos थीटा भी लिखा जा सकता है, EA sin अल्फा भी लिखा जा सकता है। अल्फा और थीटा दो अलग अलग एंगल्स हैं। थीटा जो है वो E और N नॉर्मल के दरमियान एंगल है, जबकि अगर मैं बात करूँ अल्फा की, सो अल्फा जो है, अल्फा इज angle between E and P। प्लेन और
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, या सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, या एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है दैट इज अल्फा। तो ये आगे हम मजीद भी डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके मुताबिक मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे जरा देखें, मुख्तलिफ केसेस मैंने बनाई है। ये एक एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया मैंने एज्यूम कर लिया है, और अब इस एरिया के मुतालिक मैं ये फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, लेट्स सपोज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मैं उन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कोई फील्ड लाइन इस एरिया के अंदर से पास ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपको सामने क्लियरली नजर आ रहा है कि इस एरिया का नॉर्मल ऊपर की तरफ है, जबकि फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है बिल्कुल ऐसे है। तो कोई फील्ड लाइन उस एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और जब आप cos 90 पुट करेंगे आपको 0 मिलेगा। इस दूसरी सिचुएशन को जरा आप देखिए, यहाँ पे मैं फील्ड लाइंस की मैं ये डायरेक्शन एज्यूम कर लूं, ये इस तरह, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इस दफा कुछ फील्ड लाइन उस एरिया के अंदर से पास हो रही है। दैट इज बिकॉज सारी की सारी जो है ऊपर नहीं जा रही, बल्कि वो एरिया जो है इस दफा ऐसे पड़ा हुआ है कि कुछ फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो रही हैं, कुछ पास नहीं हो रही। यानी इट इज मेकिंग द एरिया इज दिस टाइम मेकिंग सम एंगल विद द फील्ड लाइंस। एंड इफ यू लुक एट दिस सिचुएशन, हम इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन फिर करते हैं, लेकिन पहले इन तीनों सिनेरियोस को जरा देख लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब सिचुएशन और भी मुख्तलिफ है, क्योंकि अभी बहुत सारी फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से पास हो रही है, ठीक है। अब सारी की सारी फील्ड लाइंस करीबन जो है उस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इस केस में अगर देखें तो एरिया वेक्टर यानी नॉर्मल ऑफ द एरिया और फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है। यहाँ पे एरिया वेक्टर यानी नॉर्मल ऑफ द एरिया फील्ड लाइंस के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है फील्ड लाइन और नॉर्मल ऑफ द एरिया के दरमियान दैट इज 90 डिग्री। सो इन तीनों केसेस में फर्क क्या है? यहाँ पे फ्लक्स 0 है, यहाँ पे फ्लक्स EA cos थीटा है, और यहाँ पे फ्लक्स सिर्फ EA है। क्यों EA है? क्योंकि cos of 0 is 1। सो ये आगे हम देख लेते हैं कि फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी ओरिएंटेशन चेंज करने से फ्लक्स पे फर्क पड़ता है, और भी कुछ चीज़ें चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है। फ्लक्स की डिपेंडेंस अगर देखी जाए तो फ्लक्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल फ्लक्स का ये फार्मूला मैं दोबारा लिख लूँ, EA cos of थीटा, और ये भी लिख लेता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिख लेते हैं और एक डिफरेंट जगह पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लक्स जो है EA sin ऑफ अल्फा। अब cos ऑफ थीटा को अगर आप देखें, cos ऑफ थीटा क्या है? चूंकि मैंने पहले कहा आपको कि थीटा जो है नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान का एंगल है, तो इसलिए हम थीटा भी लिख सकते हैं, और ये प्लेन और फील्ड लाइंस के दरमियान अल्फा भी लिख सकते हैं। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, दोनों में मौजूद है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा,
फ्लक्स ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा, फ्लक्स कम होगा। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, फील्ड लाइंस क्लोज होंगी एक दूसरे की तो ज्यादा फ्लक्स होगा, फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी तो कम फ्लक्स होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। सो कभी कभी वो कह देते हैं जी कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर, फिर ऑप्शन दिए गए होते हैं कि फील्ड लाइंस जो है एरिया जो है फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइंस के पैरेलल है, या एंगल थीटा है। तो आपने क्या वहां पर क्या देखना है, अगर वो सिर्फ एरिया कह देता है, अगर सिर्फ एरिया कह देता है, ये एक ही चीज याद रखें, सिर्फ एरिया कहे, सरफेस कहे या प्लेन कहे, तब आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। यानी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइंस एरिया जो है फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है या प्लेन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यानी यहां पर जब 90 डिग्री पुट करेंगे साइन ऑफ 90 इज 1। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि जी वो एरिया वेक्टर कहा जाए या नॉर्मल ऑफ द एरिया कहा जाए, तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। ये खास तौर पर ज़हन में रहे। तो अब अगर मैं बात करूं थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा और कब इंटरमीडिएट होगा, तो वो तो चूंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि प्रीवियसली कि जब हमारे पास फ्लक्स जीरो होगा, कब जीरो होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो या अल्फा जीरो। और यहां पर इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी और इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्लक्स मैक्सिमम है, दैट इज EA। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो और अल्फा 90 डिग्री, तो ऐसी सूरत में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इस बात को अल्फाज में अगर कहा गया हो कि जी अगर फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, तो इसका मतलब है उसने थीटा दिया है। क्योंकि एरिया वेक्टर की बात हुई है तो आपने ये यूज करना है। सो फॉर पैरेलल टू नॉर्मल और पैरेलल टू एरिया वेक्टर, इसका हमेशा मतलब ये होगा कि थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू सरफेस या पैरेलल टू एरिया, सिर्फ एरिया वेक्टर नहीं, तो फिर अल्फा 0 होगा। ठीक है, ये कब, जब पैरेलल टू इन सरफेस एरिया या प्लेन, तो फिर आपने अल्फा लेना है। और अगर कहें परपेंडिकुलर टू एरिया, सरफेस या प्लेन, तो फिर आपने अल्फा को 90 पुट करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर या नॉर्मल हो तो फिर आपने थीटा 90 पुट करना है और अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। और आप ये जानते हैं कि साइन 90 1 देता है, कॉस 90 0 देता है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे अक्सर आ भी जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं एरिया और एरिया वेक्टर में, सरफेस और एरिया में, वेक्टर एरिया में
प्लेन और नॉर्मल में। सो इसको खास तौर पे ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्लक्स जो है क्लोज सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स किस तरह होता है। जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि एरिया इस तरह का हो कि बिल्कुल क्लोज हो, तो उस सूरत में फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले तो क्लोज एरिया की पहचान आपको होनी चाहिए। क्लोज एरिया ऐसे एरिया होता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे कोई स्फीयर है, कोई सिलेंडर है, कोई गुब्बारा है, कोई क्यूब है, इस तरह की कोई भी क्लोज शेप, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फ्लक्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले इन क्लोज एरियाज को देखें। ये एक स्फीयर है, स्फीयर एक क्लोज एरिया है जिसका सरफेस एरिया जो है वो 4πr² के इक्वल है, जबकि सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है, क्योंकि उसमें दो इस तरह के सर्कल्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, उनका πr² + πr² और एक कर्व सरफेस होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2πr × l+r होता है। ये आपको याद होना चाहिए। बहरहाल इस तरह क्यूब भी है, क्यूब में x, y, z 3 साइड्स होते हैं, तो इसका एरिया जो है, चूंकि इसमें 6 मुख्तलिफ सरफेसेस बन सकते हैं, ठीक है, तो इन सब का एरिया, एक का एरिया XY है तो उसके सामने वाला भी XY है। फॉर एग्जांपल ये XY है तो ये भी XY है, ये YZ प्लेन है तो ये भी YZ प्लेन है, इस तरह ये XZ प्लेन है तो वो भी XZ प्लेन है। तो इस तरह अगर इसके टोटल एरिया की बात की जाए तो वो है 2 × XY + YZ + ZX। तो ये क्लोज एरियाज है। अब इसके अंदर से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फील्ड लाइंस अगर इधर से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है और राइट में कहीं जा रही है, ठीक है, तो एक साइड से क्लोज एरिया में इंटर हो रही है और दूसरे साइड से निकल रही है, तो फ्लक्स 0 होगा। वजह यह है कि जिस साइड से फ्लक्स इंटर हो रहा है, flux entering a closed area is equal to flux leaving the closed area, then the total flux is 0। इधर इस तरह भी हो सकता है, या अगर आप इधर से उठा के ना, फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करूँ, इसी फ्लक्स को मैं इधर ले जाऊँ इसके थ्रू, तब भी 0 है, क्योंकि एक साइड से उस सिलेंडर में इंटर हो रहा है, दूसरे साइड से निकल रहा है, तब भी फ्लक्स 0 है। अगर मैं इसी चीज़ को उधर क्यूब में ले जाऊँ, तो तब भी अगर एक साइड से फील्ड लाइंस इंटर हो रही है, दूसरे साइड से निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स 0 है। रीजन इसका ये है कि द फ्लक्स एंटरिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग अ क्लोज एरिया इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि अगर मैं इस क्लोज एरिया की बात करूं जो यहाँ पे मैंने बनाई है, लेट मी चेंज द कलर, इसका एक नॉर्मल है, इस एरिया का नॉर्मल बाहर की तरफ, और फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस आपको नजर आ रही है। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 180 है। तो इसलिए जो फील्ड लाइंस उस क्लोज सरफेस में इंटर हो रही है, वो क्या एंगल बना रही है? EA cos of 180, that is flux, और cos of 180 is -1, that is why the flux is -EA, जो कि इंटर हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उस फ्लक्स की जो इस सरफेस को लीव कर रहा है, let's suppose I take now this time this direction of area, ये सरफेस अगर मैं लूं, तो अब फील्ड लाइंस और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस को लीव करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस को लीव करता है, वो पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पर फ्लक्स लीविंग लिख लेता हूँ, लेट मी इरेज दिस, एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज लीविंग, सो फ्लक्स leaving a closed surface is equal to EA cos of 0, क्योंकि parallel to the field lines है,
जीरो एंगल होगा, दैट वुड बी ई ए। इसीलिए किसी क्लोज एरिया के अंदर इंटर होने वाला फ्लक्स और उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स अगर एक जैसे हो तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा, ई ए माइनस ई ए इज जीरो। आगे हम गॉस लॉ में देख लेंगे कि जब तक किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होगा तब तक उसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल theta for which electric flux reduces to half of its maximum value। वो कौन सा एंगल है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने मैक्सिमम का हाफ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जनरल तरीका ये है कि फ्लक्स मैक्सिमम 1/2 इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम। फ्लक्स का फार्मूला है ई ए कॉस थीटा और दैट इज 1/2 फ्लक्स मैक्सिमम जो है दैट इज ई ए दोनों साइड पे है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया, दैट इज cos थीटा इक्वल टू 1/2 और आप जानते हैं कि जी cos ऑफ 60 जो है दैट इज 1/2। सो थीटा इज 60 फॉर विच फ्लक्स इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दा अल्लाह पामान।